आगे के आगे क्या होगा, मैं मंसूर को भी शामिल कर दूँ डिस्कशन में। मंसूर, आपने अब तक की गुफ्तगू सुनी हुई थी। मैंने इसलिए ये सवाल किया था क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है हमारा। अगर किसी मुल्क का कैपिटल जो है वो अगर हर वक्त अंडर सेज रहे और उसमें कुछ ना कुछ चलता रहे, डिमॉन्स्ट्रेशन होती रहे या रेड जोन में लोगों का आना जाना रहे, तो वो एक बहुत मुश्किल हो जाता है संभालने के लिए वो सिचुएशन। आप क्या कहते हैं कि ये जो धरनों की कॉल है, ख़ासतौर पे 24 नवंबर का जो हम देख रहे हैं कि एहतजाजी जो है वो जलसा भी होगा और लोग भी आएंगे, एहतजाज भी होगा, कितना हद तक आपको लग रहा है कि ये हो पाएगा जैसे कि पीटीआई सोच रही है? और मुझे ये भी बताइएगा, और दूसरी जानिब ऐसे सहाफ़ी ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मुनीबा, थैंक यू वेरी मच। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, चैलेंज है पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, चैलेंज है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के नाम के लिए, और चैलेंज है हमारे मुल्क के इदारों के लिए। चैलेंज इस तरह है कि अगर एक पर्सपेक्टिव ये है कि 24 अक्टूबर को एहतजाज करना है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने किसी भी मुल्क के अंदर एहतजाज का हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो आए एहतजाज करें और उसके बाद आगे काम शुरू हो, जिस तरह बाकी दुनिया में चल रहा होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सिचुएशन फर्क है। सिचुएशन ये है कि एहतजाज का हक बिल्कुल है, एहतजाज आप करें, एहतजाज मैंने जिस तरह पहले कहा राइट है, लेकिन आप एहतजाज के जो नारे और जिस नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं, हमारे मुल्क में मुनीबा बदकिस्मती से नैरेटिव की जंग चल रही है। और नैरेटिव जिसको जो नैरेटिव सूट करता है वो उसी नैरेटिव पे चलता है। अब इस वक्त अगर हम देखें, गुलामी से निजात एक नैरेटिव है, जहाद के नारे केपी हाउस, सीएम केपी हाउस में चल रहे हैं। ये नारे किस लिए हैं? ये बात क्या इन्होंने पीडीएम की हुकूमत से करनी है? द मंसूर, आंसर इज नो। आपकी क्या बात में इन्हों जी मंसूर जी आपकी बात में ऐड करूंगी। ये सवाल मैंने पीटीआई के रहनुमाओं से पूछा था पिछले 2 दिन में। मैंने कहा ये जो अल जहाद के नारे लग रहे हैं, ये किस लिए लग रहे हैं? किससे जहाद करने जा रहे हैं आप लोग? आपको क्या लगता है किससे जहाद कर रहे हैं? बिल्कुल। और इसके अंदर देखिए, क्या इन्होंने बात करनी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से? नो। क्या इन्होंने बात करनी है मरियम नवाज से, आसिफ अली जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से? नो। इनका ये जो बातचीत है या ये जो निजात की बात कर रही है, गुलामी से निजात, ये बातचीत और डायलॉग जिसकी अभी पहले मेरे से पहले जो पार्टिसिपेंट थे जो बहुत ही मेरे ख्याल में इन डेप्थ एनालिसिस इस चीज का दे रहे थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इन्होंने बात किससे करनी है? इन्होंने बात करनी है इस्टेब्लिशमेंट से। आज अगर हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब, सीएम केपी और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है, ये किस तरह परस्यू हो रही है चीजें, क्या चीजें सामने आ रही हैं? एक बेल होती है जिसके बाद एक दोबारा नैरेटिव बनने लग जाता है सारी चीजों को लेकर। सो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के अंदर इशू इकोनॉमी हो, ये सारी चीजें हो, ये सेकेंडरी चली गई हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक इशू है, वो है कि जमहूरियत किसकी मर्जी की चलेगी? क्या जमहूरियत पीडीएम की मर्जी की चलेगी? क्या जमहूरियत किसी और की मर्जी की चलेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी की चलेगी? और जमहूरियत तब चलेगी जब टर्म्स एंड कंडीशंस तय होंगी। सो अब ये जो 24 नवंबर की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है एमपीएस 5,000 लेकर आए, 10,000 लेकर आए, आपने उस नैरेटिव को बनाने के लिए आप देखिएगा कि जिस तरह अभी मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर एफसी और रेंजर्स को कॉल कर लिया गया है। एफसी और रेंजर्स को इन्होंने कॉल कर लिया है। वहां पर क्यों कॉल किया है? आपका ख्याल है वहां पर उनको बैठाने के लिए कॉल किया? नहीं। अभी आप देखेंगी कि अगले 1-2 दिनों में पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, हमारे ये जो बाकी के इदारे हैं, ये दोबारा लोगों के घरों पे छापा मारना शुरू कर देंगे। दोबारा से हम वही तमाशा होते देखेंगे जो हम पहले देखते आए हैं। क्यों इस्लामाबाद को हर दफा, क्या इस्लामाबाद वफाक की अलामत नहीं है? आप क्यों इस्लामाबाद को हर रोज रेड जोन को सील कर देते हैं? क्यों कंटेनर्स लगा देते हैं? मसला मुनीबा ये नहीं है कि किसी जमहूरी जमात को किसी और जमहूरी जमात से खतरा है, जमहूरियत को खतरा है, ये सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि मेरी मर्जी की जमहूरियत कौन मुझे देगा? नहीं, और उसके अच्छा, लिए एक जो चीज़ मैं डायलॉग, मंसूर आपको सॉरी कट ऑफ कर रही हूँ। मंसूर साहब, आप भी और मेरे साथ अहमद सगीर साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे दोस्तों में से हमारे। अहमद सगीर साहब और मंसूर साहब, मैंने आपसे ये सवाल करना चाहिए थी कि पिछले जो 2-3 दिन की अपडेट्स मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरी बात हुई मेहमानों से, मुख्तलिफ जो पीटीआई के रहनुमाओं से, वो उनका मसला जमहूरियत नहीं है। वो ये कहते हैं हम एक जमात है, हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है,
अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आके जर्नलिस्ट भी परेशान हो जाता है, क्योंकि मैंने कल उनसे डेफिनेशन पूछी इस्टेब्लिशमेंट की, तो उन्होंने कहा भाई अदलिया भी शामिल है उसके अंदर और सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जो है मिलिट्री जो सेटअप है वो शामिल है। अब सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग तो सामने आएंगे नहीं। अदलिया का मैंने आपको बता दिया था, मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा अदलिया पे अब आपको एतबार नहीं है कि आप कहते हैं कि उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा, जबकि अहमद सरीर साहब ने भी मुझे बताया कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने लग गया। तो बचा के रह गई मिलिट्री। तो मिलिट्री से अगर ये बात करना चाह रहे हैं एज एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI हैं जिनसे हम बात करेंगे। अब इस सूरत हाल में हम जमहूरियत की बात क्या करेंगे मंसूर जी? अच्छा, मैं देखिए जी, बात आप मुझसे पूछ रही है ना? जी जी मंसूर आप बताएं पहले। जी जी। अच्छा देखिए, इसके अंदर आपने वो जो मैं अक्सर कहता हूँ ना बुल्स आए, यही है वो डायलॉग, यही है वो जमहूरियत। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये वो गंदा चेहरा है हमारी सियासत का, जहां पर हम बात जमहूरियत, 24 करोड़ अवाम, इनके राइट्स और इन सारी चीजों की करते हैं, लेकिन हम जमहूरियत को हासिल करने के लिए दरवाजा नंबर 4 की तरफ जाते हैं, जो शेख रशीद साहब हमेशा हमें बताते रहे हैं। और आज भी इशू वही है, आज भी इशू वही है कि इन लोगों के पास जाकर आप इनसे जमहूरियत लेकर आए और उसके बाद आप कहें। मैं अभी सुन रहा था, आपको याद होगा, ये जितनी पिछली हुकूमतें हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब की हो, चाहे बानी तहरीक इंसाफ की हो, ये तमाम लोग अपनी हर तकरीर में कहते थे कि एक पेज के ऊपर है, हम लोग एक पेज के ऊपर है। और उसके बाद जब वो एक पेज खत्म होता है तो यही तमाम लोग, एक का बयानिया होता है कि वोट को इज्जत दो, वो भी वोट को इज्जत दो के लिए इन्हीं लोगों के पास जाते हैं। मुझे अभी भी याद है मरियम नवाज का कि जी मुझे वो रास्ता पता है, उस रास्ते पे किस तरह जाना है और उस पे क्या हासिल होता है, ये भी हमें पता है। और आज वही चीजें बिल्कुल उनके मुताबिक चल रही हैं। इसी तरह बानी तहरीक इंसाफ क्या कुछ कहते रहे, एक पे जनरल बाजवा की गर्दाने क्या आप और मैं अपने प्रोग्राम्स में नहीं सुनते थे? क्या हम नहीं उसमें बात करते थे? तो तारीफों के पुल बांधे जाते थे, फिर बाद में बाजवा डॉक्ट्रिन हो गई वो। और आज वही आर्मी चीफ, वही एक्स आर्मी चीफ और वही फौज और वो सारा कुछ आज यू टर्न में घूम गया, क्योंकि शायद आज आपकी मर्जी की जमहूरियत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अहमद सगीर साहब से कहूँगी वो भी कमेंट, वो जो जिस किस्म की स्टेटमेंट है बानी PTI से कि 24 नवंबर को जो बाहर ना निकला तो वो पार्टी से बाहर हो जाएगा, धमकी। असद कैसर मुज़ाकरात से पहले बानी PTI को रहा करें, एक और धमकी। मरियम औरंगज़ेब जबकि हुकूमत में वो कहती है 24 नवंबर को एहतजाज जो है वो नंद भावज की लड़ाई है। उस्मा बुखारी कहती है 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों के खिलाफ किया, ये भी धमकी। शर्जीला मेमन की राय है, वो ये कहते हैं 24 नवंबर को अवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है दोबारा से। किस किस्म की स्टेटमेंट इस वक्त जो है मुख्तलिफ पार्टीज़ भी दे रही हैं आपस में, और किस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो PTI दे रही है? आपको कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता, इनके तो रोज़ाना हर घंटे में जो स्टेटमेंट्स चेंज हो रही होती है। मुनीबा, वो एक बड़े मजे की आपको एक चीज बताता हूँ। वो एक शेर है कि मैं अहम था, यही वहम था। तो ये जो हमारा वहम है ना, और जो पॉलिटिकल पार्टीज का वहम है, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज आप जरा देख ले। अभी तोशा खाना में बेल हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत एनर्जाइज हो गई है, एंड बिलीव के जी अब सब कुछ क्लियर हो गया है, और अब कल अगर वो आएंगे तो वो लीड करेंगे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अगर नहीं होंगे तो हम एहतजाज करेंगे। अब केसेस की अगर बात करें तो ये तमाम लोग जमहूरियत की बात करते हैं। क्या हम लोग भूल गए हैं एवन फील्ड रेफरेंस? क्या हम लोग भूल गए हैं हुदैबिया मिल्स का जो सिचुएशन थी? क्या हम भूल गए हैं बाकी के सियासतदान, ये जितनों ने स्टेटमेंट्स दी हैं, इनके ऊपर, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कौन कौन से केसेस थे? पाकिस्तान में मुनीबा बदकिस्मती ये है कि करप्शन को हम बुरा समझना हमने छोड़ दिया है। हम लोग उसको बुरा समझते ही नहीं। मंसूर, बुरा से आदर्श को रिफ्रेश कर ले। करप्शन जो है वो बुरा समझने की बात नहीं, करप्शन तो अब नेसेसिटी हो गई है मुझे लगता है हर महकमे में। जो करप्ट नहीं है वो बाहर होता है बल्कि। एग्जैक्टली। आप देखिए, मैं कभी नहीं देखता था कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री की बात नहीं मैं कर रहा, सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरफ से स्टेटमेंट्स आए पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। अभी मैं आज सुबह देख रहा था, वो DPO अटक को से कोई पूछ रहा था कि जी वो रेड लाइन, उन्होंने कहा जी रेड लाइन। हम लोग बेसिकली तैयार कर रहे हैं अपनी, ये पॉलिटिकल पार्टीज तैयार कर रही हैं अपने गुलाम।
ताकि वो उस माइंडसेट पर चले जाएं कि जी जब हमारी हुकूमत आएगी तब तुम सबको नवाजा जाएगा। और ब्यूरोक्रेसी भी इतनी अक्लमंद हो गई है कि उनको बिल्कुल समझ आ गई है कि पिछली हुकूमत के अंदर किस तरह शफल चीजें हो रही थी और इस हुकूमत के अंदर किस तरह चीजें चल रही हैं। सो अगर आज हम बात करें कि जो इन लोगों के बयानात हैं, वो बयानात किसके लिए हैं? वो बयानात आप जमहूरियत के लिए दे रहे हैं? नहीं। क्या आप वो बयानात माशी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मईशत को दे रहे हैं? नहीं। क्या आप लोगों की बेसिक नेसेसिटीज को बहाल करने के लिए दे रहे हैं? नहीं। आप लोग सिर्फ दे रहे हैं, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रही हैं कि आप हमें मौका दें, मैं पिछली दफा से ज्यादा इस दफा आपकी खिदमत करके दिखाऊंगा। इन तमाम के ऊपर मुनीबा दे हैव गॉट, उनकी अलमारियां भरी हुई हैं अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से, अपने फाइनेंशियल बेजाब्तियां जो उन लोगों ने की है और जो करप्शन की है। लेकिन इस सब के बावजूद हम सारे अपनी आंखों पर, अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं और हमें लगता है कि ये जो लोग अब बातें कर रहे हैं शायद ये ठीक कर रहे हैं। ये दहशतगर्द किनको कह रहे हैं? जो लोग इस वक्त दहशतगर्द कह रहे हैं, ये पिछली हुकूमत इनको दहशतगर्द कहती थी और वो इनको सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था। इन तमाम लोगों की एक हिस्ट्री है मुनीबा। हम लोग बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले गए हुए हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि नून लीग ने क्या किया, हम भूल जाते हैं पीपल्स पार्टी ने क्या किया, हम भूल जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, और सबसे इंपॉर्टेंट हम भूल जाते हैं हमारे मुल्क के साथ क्या हुआ। 24 करोड़ अवाम का मुल्क है ये कीड़े मकोड़े नहीं है मुनीबा, जिनके साथ हर दफा हर कोई आकर कभी जमहूरियत के नाम पर, कभी डिक्टेटरशिप के नाम पर, कभी मुल्क के क्राइसिस के नाम पर, कभी दहशतगर्दी के नाम के ऊपर हमारे ऊपर आके हुक्मरानी करेगा। और हम हर दफा हाथ जोड़ के दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ये ऐसा लीडर हो जो मुल्क को आगे लेकर जाए। और उसके बाद फिर हम 3 साल या 5 साल या 10 साल बाद बैठ के यही रोना रो रहे होंगे कि हमारे मुल्क ने अभी तक तरक्की क्यों नहीं की और दुनिया आगे क्यों चली गई। ठीक है मंसूर, लेकिन मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत अपना याद है, जो जर्नलिज्म के जब हमने स्टार्ट किया था और अब तक के सफ़र के अंदर, और हम सारी पार्टीज़ के तकरीबन इलेक्शन और कैंपेन्स और नारे सुनते हुए आ रहे हैं, मुझे ये याद नहीं पड़ता कि हमने कभी 8-10 साल गुजरने के बाद किसी ने जो भी काम किया है, किसी भी XYZ पार्टी ने किया। और मुझे याद है कि मैंने अपने बचपन में, जब मैं स्कूल के ज़माने में थी, तो नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो, और उसमें लोगों ने हज़ारों लाखों रुपए दिए थे। फिर इस किस्म की कई चीज़ें आती रही, मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और कौन कौन से चीज़ों का नाम लूँ, एक लंबी लिस्ट है। फिर रियासत मदीना का नारा लगता है, फिर आपको ये कहा जाता है नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, घर मिलेंगे, मईशत दुरुस्त होगी। उस 4.5 साल की गवर्नमेंट के जवाब लेने वाला कोई नहीं कि भाई आपने किया गया। अब जब दूसरी गवर्नमेंट मिलजुल के आके बैठी है, PDM की, चलो लूली लंगड़ी सियासत ही आप कह लें उसको, तो आप उसको भी नहीं चलने दे रहे। हमारे पास एज अ जो अवाम है ना, उसके पास चॉइस क्या है कि पार्टी कौन सी होनी चाहिए कि वो जिसको वोट दे सके। मुनीबा देखिए, मैं आपको बताऊं, एवरी टाइम ये जो अभी आपने एक ट्रैक बताया है ना हम लोगों का, आप देखिए कि एवरी टाइम वी गॉट कैरिड अवे। हम लोगों को लगा अच्छा ये अब आया है, ये मुल्क की बात कर रहा है, ये इकट्ठे चलाने की बात कर रहा है, इसकी बात मान लो। पहला कहता था मुल्क कर्ज उतारो मुल्क संवारो, उसकी बात मान लो। उसके बाद रियासत मदीना की बात हुई, उसकी बात मान लो। आज सवाल सिर्फ ये है कि ये 24 करोड़ अवाम के पास क्या ये राइट है कि हम वोट दें, हम जमहूरियत को चलते देखें। ये जो आप कह रही है ना टूटी फूटी जमहूरियत, इस जमहूरियत को चलना है। इस जमहूरियत को जब आप बार बार डिरेल करेंगे तो ये जमहूरियत नहीं चलेगी। हमारा वाहिद मुल्क है जिसमें हम हमेशा कहते हैं बहुत स्ट्रेटेजिकली मिड ऑफ एवरी प्लेस है। हर ये जो हमारा खिता इसके दरमियान में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल है। मैं आपको